नमस्कार, मैं संजय कुमार देवांगन, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से। अभी तक मैंने आपको फेमा के बारे में बताया, फेमा का इंट्रोडक्शन दिया, कब उसको लागू किया गया इसके बारे में बताया, उसकी विशेषताओं का वर्णन किया, उसके उद्देश्यों का वर्णन किया, उसके क्षेत्र के बारे में बताए। और आज मैं अपने इस वीडियो में विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध के बारे में बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह एमकॉम के बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के चतुर्थ इकाई से संबंधित है और टॉपिक का नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। वैसे लागू तो 1 जून 2000 को हुआ था, इसलिए अधिनियम को फेमा 2000 के नाम से भी हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं विदेशी विनिमय का नियमन एवं प्रबंध। इससे पहले मैं अपनी वीडियो में बताया हूं कि विदेशी विनिमय अधिनियम जो है वो पूर्ण रूप से विदेशी व्यापार को विकसित करने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात व्यापार को अच्छा बनाने के लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। तो इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियमावली बनाई गई है, जिसके अनुसार एक व्यापारी को, या यूं कहना चाहिए कि विदेशी विनिमय करने वाले व्यक्ति को किन किन नियमों का पालन करना होगा या किस दायरे में रह के अपने काम को करना होगा, इसके संबंध में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध। विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध। वैसे तो यह अधिनियम विदेशी विनिमय के लेन देन से ही संबंधित है, तो इसके संबंध में क्या क्या नियम इस अधिनियम में वर्णित है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। वैसे ये जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें धारा 3 लागू होता है और धारा 3 के अनुसार फर्स्ट, विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूति में लेन देन अथवा हस्तांतरण अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जा सकेगा। ये स्पष्ट इसमें प्रावधान है। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने के लिए या हस्तांतरण करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। केवल अधिकृत व्यक्ति को ही वस्तुओं का लेन देन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सेकेंड, भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भुगतान अथवा साख प्रदान नहीं किया जा सकेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई भुगतान अथवा साख प्रदान नहीं कर सकता। तीसरा, इसी टॉपिक में ही है अभी, इसकी तीसरी बातें हैं, अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से आदेश अथवा भुगतान अथवा साख प्रदान नहीं की जा सकेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति से आदेश अथवा भुगतान या साख प्रदान नहीं की जा सकेगी। इसी का चौथी बात, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति के संबंध में भारत में प्रतिफल स्वरूप कोई वित्तीय सौदा भी नहीं किया जा सकता है। याद रखेंगे कि भारत के बाहर स्थित किसी संपत्ति के संबंध में, जो भारत के बाहर स्थित है, भारत में प्रतिफल स्वरूप कोई वित्तीय सौदा नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था विदेशी विनिमय आदि में लेन देन करने पर प्रतिबंध। तो इन प्रतिबंधों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब दूसरा है विदेशी विनिमय आदि को रखने पर प्रतिबंध। तो इसमें विदेशी विनिमय आदि रखने पर भी प्रतिबंध है जब तक कि इस अधिनियम में इसके प्रतिकूल कोई प्रावधान न हो। भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति
विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति को प्राप्त करने, रोके रखने, ग्रहण अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकता। तो इस बात को इसमें विशेष तौर पे बताया गया है कि भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति विदेशी विनिमय, विदेशी प्रतिभूति या अथवा भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति को प्राप्त करके, रोक करके नहीं रख सकता है अपने पास। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा नियम। वैसे दूसरा में धारा 4 लागू होता है और तीसरा नियम चालू खाता सौदे, इसमें धारा 5 लागू होता है। और धारा 5 हमको ये कहता है, जैसे स्पष्ट इसमें चालू खाता लिखा है तो धारा 5 जो है वो चालू खाता के संबंध में बताता है। तो कोई भी व्यक्ति जो हो वो चालू खाता से संबंधित विदेशी विनिमय किसी अधिकृत व्यक्ति से क्रय कर सकता है अथवा उसको बेच सकता है या आहरण कर सकता है, कह सकते हैं। किंतु केंद्रीय सरकार सार्वजनिक हित में एवं रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस संबंध में उचित प्रतिबंध लगा सकती है। तो एक बार और आप ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति चालू खाता से संबंधित विदेशी विनिमय किसी अधिकृत व्यक्ति से क्रय कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। परंतु यदि ऐसा लगता है सरकार को कि अगर वो सार्वजनिक हित में नहीं है तो रिजर्व बैंक से परामर्श करके वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा है पूंजी खाता सौदे। जैसे चालू खाता के बारे में बता रहा था मैं, वैसे ही पूंजी खाता के संबंध में भी नियमावली है। तो चौथे के फर्स्ट के अंतर्गत देखते हैं। मैं इसमें 5 प्रकार के नियमों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहला नियम ये कहता है, उपधारा 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति किसी अधिकृत व्यक्ति को अथवा उससे पूंजी खाते में विदेशी विनिमय बेच सकता है या आहरित भी कर सकता है। दूसरा नियम, रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार से परामर्श करके पूंजी खाते के सौदों के किसी भी वर्ग अथवा वर्गों जो कि अनुमति देने योग्य हो निर्दिष्ट कर सकती है या ऐसे सौदों के लिए विदेशी विनिमय की सीमा निर्धारित कर सकती है। इसका तीसरा नियम के बारे में बताना चाहूंगा। तीसरा नियम यह कहता है कि रिजर्व बैंक जो है बहुत सारे सौदों में या तो प्रतिबंध लगा सकती है या रोक लगा सकती है। तो ऐसे मैं कुछ नियमों के बारे में बता रहा हूं जो लगभग 10 प्रकार के नियम हैं। पहला है, भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गमन, इसको रोक सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गमन। थर्ड है, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी प्रतिभूति का हस्तांतरण अथवा निर्गमन। चौथा है, विदेशी विनिमय में उधार लेना अथवा उधार देना, इस पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। पांचवा है, भारत में रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले के मध्य, ध्यान देंगे, भारत में रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले के मध्य रुपयों को उधार देना अथवा उधार लेना। छठवीं बात, भारत में रहने वाले तथा भारत के बाहर रहने वाले के मध्य जो निक्षेप है उस पर रोक लगा सकती है। सातवां, मुद्रा अथवा मुद्रा नोटों का आयात, निर्यात अथवा अपने पास रखा जाना, इस पर भी रोक लगा सकते हैं। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है मुद्रा को या मुद्रा नोटों का आयात निर्यात या अपने पास नहीं रख सकती। मतलब केंद्रीय सरकार चाहे, रिजर्व बैंक चाहे तो इस पर रोक लगा सकती। आठवां है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष के से कम पट्टे को छोड़कर भारत में किसी अचल संपत्ति को ग्रहण करना अथवा हस्तांतरण करना, इस पर भी रोक लगा सकती है।
9वां है, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष से कम पट्टे को छोड़कर भारत के बाहर अचल संपत्ति का हस्तांतरण, इस पर भी रिजर्व बैंक जो है वो रोक लगा सकती है। 10वां है, किसी ऋण अथवा दायित्व के संबंध में गारंटी देना या प्रतिभू बनना, इस पर भी रोक लगा सकती है या प्रतिबंध लगा सकती है। चौथा, अभी हम पूंजी खाते के संबंध में ही चर्चा कर रहे हैं। इसका चौथा नियम कहता है कि भारत का निवासी व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत के बाहर स्थित अचल संपत्ति को रोकना, प्राप्त करना, हस्तांतरण अथवा विनियोग कर सकता है, बशर्ते ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति अथवा संपत्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा उस समय प्राप्त की गई हो जबकि वह भारत के बाहर का निवासी था, अथवा ऐसे व्यक्ति से प्राप्त की गई हो जो कि भारत के बाहर का निवासी था। तो अब मैं 5वां और अंतिम नियम बताने जा रहा हूं जो पूंजी खाते से संबंधित ही है, अभी उसी टॉपिक पे है। भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति, ध्यान देंगे, भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति अथवा भारत में स्थित अचल संपत्ति को रोक, प्राप्त, हस्तांतरण अथवा विनियोग कर सकता है, बशर्ते ऐसी मुद्रा, प्रतिभूति अथवा संपत्ति उस समय प्राप्त की गई हो जबकि वह भारत का निवासी था। ठीक है, अभी इससे पहले भी बता रहा था लगभग इसी प्रकार के नियम। अथवा उस व्यक्ति से प्राप्त की गई हो जो कि भारत का निवासी था। रिजर्व बैंक भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति की भारत में स्थित किसी शाखा, कार्यालय अथवा अन्य स्थान अथवा व्यवसाय का नियमन, रोक अथवा प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये मैं अभी बता रहा था आपको पूंजी खाता से संबंधित नियमों के बारे में। तो इसके संबंध में केंद्र सरकार के पास, रिजर्व बैंक के पास बहुत सारा अधिकार रहता है, वो चाहे तो इसमें प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं 5वां, माल तथा सेवा निर्यात। तो इस अधिनियम में माल तथा सेवा निर्यात से संबंधित क्या प्रावधान है इसको मैं बता दूं। इसमें धारा 7 लागू होता है और इसमें ये नियम कहता है कि माल का निर्यात करने वाला प्रत्येक निर्यातक जो है, निर्यात किए गए माल या निर्यात किए जाने वाले माल के संबंध में रिजर्व बैंक को तथा अन्य जो भी सत्ता हो, शासन हो, उसको निर्धारित प्रारूप में माल की जानकारी देनी होगी। मतलब माल का सही विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें निर्यात किए जाने वाले माल का पूर्ण निर्यात मूल्य भी सम्मिलित होना चाहिए। यदि निर्यात करते समय मूल्य निर्धारित न की जा सकी हो या नहीं किया जा सकता हो तो उसका बाजार मूल्य देना होगा। निर्यातक को रिजर्व बैंक को निर्यात किए जाने वाले माल के मूल्य के संबंध में सरकार द्वारा जो भी जानकारी मांगी जाती है या जो भी सूचना मांगी जाती है वो सूचना भी देना होगा। अब जैसे इसमें माल तथा सेवा लिखे तो सेवा के संबंध में देखते हैं। सेवाओं का प्रत्येक निर्यातक रिजर्व बैंक अथवा ऐसी किसी अन्य सत्ता जिसके अंतर्गत वो आता है को निर्धारित प्रारूप में सेवाओं के भुगतान के संबंध में सही विवरण देना होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे माल के संबंध में पूरा स्पष्ट विवरण देना पड़ेगा मूल्य सहित, वैसे ही सेवा के संबंध में भी पूरा विवरण स्पष्ट रूप से देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं 6वां, विदेशी विनिमय की वसूली एवं वापसी। अब विदेशी विनिमय की वसूली एवं वापसी धारा 8 लागू होता है इसमें। तो चूंकि अब हम विदेशी विनिमय कर रहे हैं तो हमको उसमें वसूली भी करना होता है, राशि वापस भी लेना रहता है। तो इस संबंध में क्या नियम है? तो धारा 8 ये कहता है कि जब तक कि इस अधिनियम में इसके विरुद्ध कोई अन्य प्रावधान न हो, भारत के निवासी किसी व्यक्ति की यदि कोई विदेशी विनिमय बकाया हो अथवा अदायत हो गई हो, मतलब प्राप्त न हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी विदेशी विनिमय की वसूली एवं वापसी के लिए
सभी उचित कदम उठा सकती है। पर इसमें एक बात ध्यान रखना होगा कि इसमें रिजर्व बैंक ने जो निर्धारित अवधि उल्लेखित की है या रिजर्व बैंक का जो नियम है उस नियम के अनुरूप आपको ये कदम उठाना होगा, अर्थात वापसी की राशि वसूली जो है वो आपको प्राप्त करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं 7वां है ये। तो इसके पहले जो 6वां बता रहा था वो धारा 8 लागू होता है, आपको पहले ही बताया, और यहाँ पर धारा 9 लागू होता है। धारा 9 कहता है कुछ मामलों में वसूली अथवा वापसी से छूट। कुछ मामलों में वसूली अथवा वापसी से छूट, कुछ मामलों में वसूली और छूट पे कुछ राहत है, या यूँ कहना चाहिए कि मैं अभी ऐसे धाराओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ या ऐसे दशाओं के बारे में बताना जा रहा हूँ जिसमें धारा 4 एवं 8 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। धारा 4 एवं धारा 8 के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होंगे। वो कौन कौन सी दशाएं हैं? पहला है रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी सिक्कों को अपने अधिकार में रखना, इस पर धारा 4 और 8 लागू नहीं होगा। रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक रखने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विदेशी विनिमय खाते का रखा जाना अथवा संचालन किया जाना। तीसरा, 8 जुलाई 1948 तक संग्रहित, ध्यान देंगे, 8 जुलाई 1948 तक संग्रहित अथवा प्राप्त विदेशी विनिमय अथवा रिजर्व बैंक की सामान्य अथवा विशेष अनुमति से भारत के बाहर से उत्पन्न अथवा प्राप्त आय, इस पर धारा 4 और 8 लागू नहीं होगा। चौथा, उपहार के रूप में प्राप्त विदेशी विनिमय। पांचवा, रोजगार, व्यवसाय, व्यापार, धंधा, सेवा, पारिश्रमिक, उपहार, उत्तराधिकार अथवा किसी अन्य वैध तरीके से प्राप्त विदेशी विनिमय बशर्ते वह रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर हो। यहाँ भी धारा 4 और 8 का प्रावधान लागू नहीं होता है। 6वां है और लास्ट है, अन्य किसी रूप में प्राप्त विदेशी विनिमय जो कि रिजर्व बैंक निर्दिष्ट करे तो धारा 4 और 8 के प्रावधान जो है वो लागू नहीं होते। तो इस प्रकार से मैं आपको विदेशी विनिमय का नियम एवं प्रबंध करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसके संबंध में आपको जानकारी दे रहा था। इन 7 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दिया। इन नियमों के अधीन ही प्रत्येक व्यापारी को या विदेशी व्यापार करने वाले व्यापारी को ध्यान में रखना पड़ता है और इन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत अपने व्यापार को संचालित करना पड़ता है तथा साथ ही साथ देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक के नियमों को ध्यान में रखते हुए, उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने व्यापार को पूरा करना होता है। तो विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम के महत्वपूर्ण नियमों एवं प्रावधान के बारे में आपने जाना, ठीक है। तो यहीं पर ये इसके संबंध में मेरा लेक्चर जो है वो पूर्ण होता है। धन्यवाद।